हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो आज का वीडियो है हमारा, वो हमारी जो अर्थशास्त्र की 11वीं की किताब है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, उसका ये थर्ड पार्ट है बेटा। तो चैप्टर है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो ये दो पार्ट मैंने पहले कवर करवा दिए थे और सेकंड पार्ट बेटा ज़्यादा लेंथी जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया था कि मैं इसको थर्ड पार्ट में कवर करवा दूं। तो आज का जो हमारा है वीडियो, वो उसमें टॉपिक हम कवर करेंगे कि सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें तीन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट रहेगी सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की विषय सामग्री और सांख्यिकी की सीमाएं। तो बेटा हम आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो डाली जाती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति। तो सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है। तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों ही तरीके की है। तो वो कैसे है। तो सबसे पहले जैसे विज्ञान कैसे है, सांख्यिकी की प्रकृति, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान में अगर किसी भी समस्या का अध्ययन किया जाता है तो वो बड़े ही सिस्टमेटिक वे से किया जाता है, एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, जब कोई भी विषय से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं, डाटा के ऊपर कार्य करते हैं प्रॉपर, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है। तो सांख्यिकी में भी हम सिस्टमेटिक वे से कार्य कर रहे हैं और विज्ञान में भी एक सिस्टमेटिक या व्यवस्थित तरीके से कार्य हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी की प्रकृति है वो विज्ञान के तरीके की है। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमारी सांख्यिकी है वो कला है। तो कला क्या कार्य करती है कि कला में हम किसी भी समस्या की, वास्तविक जो जीवन में हमारी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए प्रयोग करते हैं कला का। और जो हमारी सांख्यिकी आंकड़े हैं वो भी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो सांख्यिकी है उसकी प्रकृति दोनों ही प्रकार की है, वो विज्ञान की भी है और कला की भी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेटा वो है सांख्यिकी की विषय सामग्री। तो हमारी सांख्यिकी की विषय सामग्री कैसी है, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी सांख्यिकी की विषय सामग्री है वो दो टाइप की है। एक विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरी है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या आता है कि इस विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय है कि जो भी विधियां हैं आंकड़ों के संकलन की, प्रस्तुतिकरण की, विश्लेषण की, निर्वचन की, जो भी विधियां हैं, जो मैंने आपको पीछे टूल्स करवाए थे, जो कि सेकंड वीडियो में करवाए थे, जिसमें हम अपना मीडियन, मोड, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह। तो ये सारी विधियां किस में आती हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी में। इसके थ्रू हम किसी भी समस्या को एक सिस्टमेटिक वे से उसको क्या करते हैं, सांख्यिकी में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो मैं इसका बेटा पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम कोई भी जैसे क्लास लेते हैं, आपकी 11th की क्लास है, तो 11th की क्लास का हम एवरेज, यदि हमें हाइट पता करनी है तो हम एवरेज हाइट लेते हैं और उसी के बेस पे ही हम उस कक्षा की हाइट, बच्चों की हाइट जो है वो बता देते हैं। मतलब हमने पहले एक औसत उठाया और उसी के आधार पर हमने जो उसका प्रयोग किया संपूर्ण क्लास के लिए। तो हमने यहाँ पे जो हमारी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है, तो निष्कर्ष जो हमारे पास उपलब्ध है उसी के बेस पे हम उसका क्या करते हैं, एक तरीके से सैंपल के बेस पे हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बेटा कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या रहेंगी।
तो जब भी हम किसी भी अनुसंधान के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए जब हम सांख्यिकी एकत्रित करते हैं, डाटा एकत्रित करते हैं और हम उनको सांख्यिकी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारे हाथ कुछ सीमाओं में बंधे होते हैं। कोई भी विषय जब हमारे पास होता है तो उसकी सीमाएं ज़रूर होती हैं, उसकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। तो इसी तरीके से बेटा सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहली सीमा क्या है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। तो जो भी तथ्य हमारे पास उपलब्ध होते हैं बेटा, वो संख्या के रूप में होते हैं, डाटा के रूप में होते हैं, आंकड़ों के रूप में होते हैं। एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, किसी लैंग्वेज में अगर स्टेटमेंट है तो हम उसको सांख्यिकी नहीं मान सकते। जैसे एक दूसरी चीज़ ये है कि गुणात्मक तथ्य हैं, जैसे ईमानदारी है, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि। तो इनका ये गुणात्मक तथ्य हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। तो इनका अध्ययन किसमें नहीं आता, संख्यात्मक तथ्यों में नहीं आता। नेक्स्ट है केवल समूहों का अध्ययन। जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो समूह के रूप में करते हैं। एक अकेला कोई भी जो डाटा है वो सांख्यिकी नहीं कहलाता। थर्ड रहेगा आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता का होना। तो जैसे पहले बेटा एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम अनाज को टन में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, पानी, दूध वगैरह को लीटर में नापते हैं। तो इसके अगर हम जब अध्ययन करते हैं तो जो यूनिट है, जैसे लीटर हो, मीटर हो, ये एक तरीके की हो, या तो हम लीटर का ही अध्ययन करें या मीटर का इकट्ठा। ये नहीं है कि हम लीटर को, मीटर को, इन सब को एक साथ उठा लें, ऐसा नहीं होता। तो आंकड़े कैसे होने चाहिए, सजातीय या उनमें एक रूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं। जो इसके परिणाम है बेटा वो औसत सत्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल फिर से देती हूँ कि मैं ये कह दूँ कि अब जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है भारत की वो 1 लाख रुपए है। प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा सभी व्यक्तियों को 1 लाख रुपए उसकी आय है। ये प्रति व्यक्ति आय हो सकता है कि किसी की जो आय है वो इससे बहुत कम हो, 1 लाख भी हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो हमारा है कि बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। तो पहले जो भी हम आंकड़े लेते हैं उनका संदर्भ समझ लेना चाहिए। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे 2 व्यवसाय हैं, एक कपड़े का है और एक कागज़ का है। तो मान लो कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक ने कपड़े का व्यवसाय किया और दूसरे ने किसका किया, कागज़ का। जो कपड़े वाला था उसको पहले साल जो लाभ हुआ वो 1000 रुपये का हुआ, दूसरी साल 2000 रुपये का हुआ, या उसको और तीसरी साल 3000 रुपये का। जब हम इनका औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकालेंगे बेटा कि इन तीनों को 1000, 2000 और 3000 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितने बन गए, 6000 रुपये। और इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको भाग दे देंगे। तो हमारा आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, औसत लाभ। जो सेकंड जो व्यवसाय है कागज़ का, जो दूसरा भाई था उसने कागज़ का व्यवसाय किया, उसको जो फर्स्ट ईयर जो लाभ हुआ वो हुआ 3000 का, दूसरे साल जो हुआ वो 2000 का हुआ, और जो तीसरे साल हुआ वो 1000 का हुआ। अब इसका औसत निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सांख्यिकी है वो औसत परसेंटेज वगैरह के रूप में कार्य करती है। तो अगर हम इन तीनों का ऐड करेंगे तो 6000 आएगा और 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत क्या निकल के आएगा, 2000 रुपये। तो जो दोनों का लाभ है, दोनों भाई है, एक कपड़े का व्यापारी कपड़े का व्यवसाय किया, दूसरे ने किसका किया, कागज़ का किया। 3 साल में जब दोनों का हम लाभ देखते हैं तो औसत लाभ हमारे पास कितना निकल के आता है, 2000 रुपये। लेकिन इस संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कपड़ा व्यापारी है उसका जो लाभ है वो हर साल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
और सेकंड जो है उसका लाभ क्या होता जा रहा है, घटता। उसका फर्स्ट ईयर कितना था 3000, फिर 2000 हुआ, फिर 1000, तो उसका क्या हो रहा है, ग्रेजुअली घटता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि औसत तो दोनों का बराबर निकल के आया, लेकिन अगर हम इसके संदर्भ में जाएंगे तो हमें अलग ही विश्लेषण जानने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारा बेटा केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। जो सांख्यिकी है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही करते हैं। एक नेक्स्ट है बेटा जो इसमें डाला नहीं था, दुरुपयोग संभव। जो सांख्यिकी है उसका दुरुपयोग भी संभव है अगर वो सही हाथों में नहीं जाती है तो। नेक्स्ट है कि अब जो हमारा लास्ट है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। हमने सांख्यिकी को अब तक पढ़ा, उसके बारे में समझा, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, अर्थशास्त्र में उसका क्या महत्व है, हमें सांख्यिकी को क्यों पढ़ना पड़ता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। जो भी समस्याएं हैं उनकी अभिव्यक्ति या उनके बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें बेरोज़गारी के बारे में पता करना है, तो ये सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो जैसे हम मान लें कि भारत में जो बेरोज़गारी है वो 20% है, 20% जो जनसंख्या है वो बेरोज़गार है। यदि हमारे पास अगर आंकड़े उपलब्ध हैं पर तो हम उस विषय में अच्छा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। तो इसका मतलब ये है बेटा, अंतर क्षेत्रीय का मतलब है कि दो क्षेत्र, मान लो कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो राज्य, एक लगा लो हरियाणा अपना और दूसरा अपना लगा लो, कोई भी लगा लो ईस्ट के साइड के, या लगा लो झारखंड वगैरह लगा लो। तो बेटा इनके अंदर जो इनकी प्रति व्यक्ति आय है या जीडीपी वगैरह है, तो इन सब में काफ़ी क्या मिलेगा, फ़र्क मिलेगा। तो दो क्षेत्रों के बीच को हमें समझना है कि कौन सा जो स्टेट है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा स्टेट कम कर रहा है। तो ये सारी तुलनाएं भी हम सांख्यिकी के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर समय तुलनाएं। अंतर समय का मतलब है दो समय के बीच की तुलनाएं। तो जैसे दो समय हो गए कि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक आज का समय, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, आज कैसी है। तो सांख्यिकी के द्वारा ये सब तुलनाएं हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर कोई भी कारण है, जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, या फिर यूँ लगा लो कि मांग में कमी होती है, तो मांग में कमी है तो उसका आगे अर्थव्यवस्था में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और बहुत अधिक पड़ेगा। तो उसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं, सांख्यिकी के द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण। जो आर्थिक सिद्धांत जो बनते हैं या मॉडल बनते हैं उनमें जो हमारी सांख्यिकी का बहुत अधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक भविष्यवाणी। किसी भी वस्तु की भविष्य में कमी होने वाली है या वो कमी है तो उसकी कीमतें बढ़ने वाली है, या किसी वस्तु की कैसी डिमांड रहने वाली है, तो इस तरीके की भविष्यवाणी वो किसके द्वारा की जा सकती है, सांख्यिकी के द्वारा, यदि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। तो यदि हम जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे प्याज है, प्याज इस साल कितना उत्पादन हुआ है, तो ये एक आंकड़ों के द्वारा या सांख्यिकी के द्वारा ही हमें पता चल सकता है और इसी के आधार पर ये भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कम उत्पादन हुआ है तो भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है नीतियों का निर्माण। जब भी गवर्नमेंट जो भी कोई नीतियाँ बनाती है तो उसमें सांख्यिकी का बहुत अधिक क्या रहता है, योगदान रहता है। उसी के आधार पर ही नीतियाँ बनाई जाती है कि आगे किस फील्ड में ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। तो ये सब नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, जो हमारे पास जो सांख्यिकी उपलब्ध होती है उसी के आधार पर। नेक्स्ट है आर्थिक संतुलन। तो आर्थिक संतुलन में क्या आता है बेटा, तो इसका अभिप्राय है उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए स्थिर अवस्था। तो स्थिर अवस्था कब होती है, जब वो अपनी अधिकतम
संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो संतुलन में होते हैं। तो जब वो अवस्था होती वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या होता है, संतुलन की अवस्था। तो ये भी हमें एक डाटा के द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा ही पता चल पाता है। तो ये था बेटा आज की वीडियो। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।